टॉपिक है भारतीय इतिहास। क्या है? भारतीय इतिहास। देखो दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा भिन्न है, अलग है। ठीक है, आपको पसंद भी आएगा और ये भिन्न तरीका। एक तरह से सिलेबस उठाओ, भारतीय इतिहास शुरू कर दो, पुरातत्व विभाग, प्राग ऐतिहासिक काल, पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल। यहाँ से नहीं मैम, क्वेश्चन टाइप के पढ़ाएंगे, बीच बीच में कुछ चीजें भी आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों, इसे आप जनरल नॉलेज की पूरी क्लास समझो और ध्यान से। सिलेक्टिव कोर्स होगा, सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप विश्वास करके देखिए, उसमें से फंसेंगे, लगभग वही फंसेंगे। चलिए बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले की बात करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल आता है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब इसके बारे में क्या, प्राग मतलब ऐतिहासिक काल, बहुत पहले का ऐतिहासिक काल है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसकी डिफिनीशन बनाने की बात करें तो डिफिनीशन आपकी हो जाएगी, वह काल, पहले देखो, वह काल, काल मीन्स होता है समय, वो समय जिसमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। जिसमें कोई भी लिखित, कोई लिखित सामग्री प्राप्त न हो, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, जिसमें जिसमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त ना हो, वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो पुरातत्व विभागों ने, इतिहासकारों ने इसको भी 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल एक भाग है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरे भाग को इन्होंने नाम दिया मध्य पाषाण काल। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं। अभी वहां पे पहुंचेंगे, आपको बताएंगे। पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन, परिचय तो कर लो। तो मध्य पाषाण काल, और तीसरे को कह दिया नव पाषाण काल, अगले को कह दिया नव पाषाण काल। तीन हिस्से कर दिए इसके, कितने कर दिए? 3 हिस्से कर दिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन 3 हिस्सों में अब इनको सुनो, किसमें बांट दिया? अब पूरा पाषाण काल को, जिसके, अब हमने क्या लिखा था ऊपर, कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हो, उसे कहते हैं पूरा पाषाण, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसमें भी इन्होंने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, जिसे अज्ञात काल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे? ऐसे आपको ऑप्शन में दे देगा कि पूरा पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं, ठीक। तो अब इसे किसके, अज्ञात काल से नाम से जानते हैं, और ये 8000 ईस्वी पूर्व की बात करता है। 8000 ईसा पूर्व, समझ जाइए, ठीक। 8000 ईसा पूर्व।
अब दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल, तो ये है 8,000, इसको 8,000 ईसा पूर्व से ये चला था आपका 4,000 ईसा पूर्व तक। कितना चला? 4,000 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पे सन भी पूछ देते कभी कभी, कहेगा कि नव पाषाण काल की अवधि क्या है, तो दोस्तों 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, ठीक, 4,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व तक है। अब इन तीनों में आपको फटाफट इसको दिमाग में डाल लो। देखो, अज्ञात काल से चले, अज्ञात काल जिसका कोई ज्ञान ही नहीं था, बहुत काल पहले ही, और इस पृथ्वी का निर्माण, सृष्टि का निर्माण करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व हुआ है, तो हमने कह दिया इसको पूरा पाषाण काल को अज्ञात काल से। और 8,000 ईस्वी पूर्व में जब हम पहुंचे, 8,000 ईस्वी पूर्व में जब हम पहुंचे, ईस्वी पूर्व का मतलब समझ लो जिन्हें न पता हो, देखो ईस्वी पूर्व मतलब ईसा का जो जन्म हुआ था, यानी कि 25 दिसंबर को जो अभी गुजर के गया है, 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। सांता क्लॉज आई थी, टॉफियां बांटी थी, इसीलिए बांटी थी। और 1 जनवरी से इनको, हाँ 1 जनवरी से ये लोग क्या मनाने लगे, नया फर्स्ट ईस्वी यानी 1 ईस्वी बनाने लगी। इससे पहले की जो घटनाएं हैं, यानी कि सन 1 से पहले की जो घटनाएं हैं, अभी चल रहा है सन 2023, तो 2023 से पीछे जाओ, जब सन 1 शुरू हुआ था, हमें क्या जानकारी हुई थी, उससे 8,000 साल पहले की बात, तो उससे 8,000 साल पहले पूरा पाषाण काल था। अब 8,000 से 4,000 कितना घटा? 2,000 घटा, तो उसे मध्यकाल में, मध्य पाषाण काल में बांट दिया, और नव पाषाण काल को 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक पहुंचा दिया। चलिए, अब यहां पे छोटी बात एक और बता दे, जो क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन आपका बनेगा फटाफट देखिएगा। जब हम किसी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेख क्या होते हैं? देखो, अभिलेखों का अध्ययन, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कैसे? अभिलेखों का अध्ययन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे इपिग्राफी, इसे बोलते हैं इपिग्राफी के अध्ययन। हाँ, इपिग्राफी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम अभिलेख पाते हैं। और कभी कभी पूछ देता है जो सर्वाधिक, सर्वाधिक या सबसे ज्यादा पठनीय अभिलेख किसके हैं? सबसे ज्यादा, सर्वाधिक पठनीय मतलब जो पढ़े जा सकते हैं। बहुत से अभिलेख पढ़े नहीं जा सकते, तो उनको हम क्या करते हैं, पहले देखो इनकी अभिलेख कैसे निकलते हैं ये भी देख लो। क्या होता है, जो पुरातत्व या इतिहासकार होते हैं, पुरातत्व विभाग, विश्लेषण, जो ये अध्ययन करते हैं एपिग्राफी के माध्यम से, ये क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भाषा होती है, अब तो भाषा कन्वर्टर आ गए, चाइनीज को हिंदी, हिंदी चाइनीज में, इत्यादि भाषाओं को कहा जाता है, ठीक है। तो अशोक के जो अभिलेख थे दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहे बीच में, अशोक के अभिलेख जो थे वो अधिकतर प्राकृतिक भाषा में लिखे थे, प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख थे वो अधिकतर
प्राकृत भाषा में थे। किसमें थे? प्राकृत भाषा में थे। किसमें? प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, याद करते जाइए, किसमें थे? प्राकृत भाषा में थे, जो सर्वाधिक पठनीय थे। तो क्या होता था, अभी हमने ऊपर बताया था, जिसको अज्ञात काल कहते हैं। तो उनका अध्ययन हम करते थे, जैसे कोई चिन्ह मिल गया, कोई चीज मिल गई, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर का खोज कैसे हुई, वहां भगवान शंकर जी पशुपतिनाथ के रूप में मिले, तो पशुपतिनाथ। और अभी आपको आगे बताएंगे हड़प्पा संस्कृति में खोजे कैसे हुई, कैसे पता चला, लेकिन अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास हम आपको बताते जा रहे हैं। तो कुछ भाषाएं तो पढ़ लेते, प्राकृत भाषा तो मान लो पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में जो बौद्ध ग्रंथ है वो पूरा प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ है। ठीक, प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ है, संस्कृत टाइप की होती है भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब और बताएं, और जो अशोक के जो अभिलेख हैं, हमने यहाँ पे बात की है, अशोक के जो भी अभिलेख हैं वो दोस्त याद रखिए ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है? ब्राह्मी लिपि में है। ये चीजें आएंगी आपकी, आपको ऐसे रटना नहीं है। जो मेन टॉपिक है, जो जैसे पूछा जाता है, जिस तरह से पेपर सेट करता है, हम उसी के अनुसार चल रहे हैं, अपने अनुभव के अनुसार, कि ब्राह्मी लिपि में अब यहाँ पे आपके तीन क्वेश्चन यहाँ पे बनते जा रहे हैं। अब लेखों के बारे में शुरुआत है। ठीक है, हम आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें, तो अभिलेखों का अध्ययन जो एपिग्राफी में किया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए तैयार है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक पठनीय अभिलेख किसके हैं? वो अशोक के हैं, भाषा में प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, और जो पढ़ाई लिखे कैसे जाते हैं ये भी आपको बता दे रहे हैं, बाएं से दाएं कैसे चलते हैं, बाएं से दाएं। मतलब पढ़ाने का ये है कि ये क्वेश्चन आपका उस क्वेश्चन को खोद खोद के बताएंगे, उस टाइप से। अगर आपसे इस अभिलेख के बारे में या अशोक की ये 4-5 क्वेश्चन हमने बता दिए एक ही बात से, तो आप भूलोगे नहीं। और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है, कितना भी घुमाएगा, आप फटाक से उसे कर दोगे। तो ये बाएं से दाएं में लिखी जाती है। ठीक है, ठीक, हमने यहाँ पे इतना आपको बताया। चलिए आगे यहाँ पे एक ऐसे ही जनरली क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कुछ दिवस। देखो, बताएंगे 4-4, 5-5 करके, ताकि आपको याद रहे, एक साथ में पूरा बोर्ड भर दूं, आप भूल जाओगे। मेरा काम है आपको तैयारी कराना। तो दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? यही आपका मृदा दिवस पूछ दिया उसने, दिवस भी पूछेगा, और दिवस 1-2 क्वेश्चन, दिवस का एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आना है, निश्चित ही आना, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो दिवस के बारे में, मृदा दिवस हम कहेंगे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा दिवस हमारा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा दिवस खे उसने पूछ दिया कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस हमारा दोस्त 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो विश्व खाद्य दिवस है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे अगर बात करें कि स्वदेशी दिवस कब मनाया जाता है, बात करें स्वदेशी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हमारा मनाया जाता है 12 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, और अगले की बात करें, पूछ दे आपसे विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हमारा मनाया जाता है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 दिवस आपको बताए दोस्त।
ठीक, हमने आपको 4 दिवस बताए। इंट्रोडक्शन क्लास कैसे लगी, कल से और बढ़िया से आपका मजा आएगा। ऐसे करके घुमा के पढ़ाएंगे कि भारतीय इतिहास आपको पूरा जनरल नॉलेज याद होता चला जाएगा। तो चलिए इसको लाइक शेयर सबसे ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और आप अपनी परीक्षा में अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके पास समय है। पेपर आपका फरवरी में हो सकता है, पेपर आपका फरवरी में हो सकता है, तो आपके पास एक लगभग 1.5-2 महीना है। ठीक है, तो 1.5-2 महीने में आप पूरी जान लगा के तैयारी कर दीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो दोस्तों नमस्कार, आगे कल फिर मिलेंगे, संख्या पद्धति में आगे बताएंगे और आपके मैथ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब पूरा पेपर हम आपका तैयार करवाएंगे। धन्यवाद।